स्मृतियों के पन्नों से ये पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है शकुंतला भारती, जिन्होंने हिंदी साहित्य तथा तमिल साहित्य में सुंदर रचनाओं का लेखन किया है। इस पाठ के द्वारा उन्होंने अपने पिताजी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये पाठ एक संस्मरण है कि जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादें तथा अपने पिताजी के जीवन के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। सुब्रमण्य भारती यानी शकुंतला भारती जी के पिताजी, कि जो तमिल साहित्य के महान साहित्यकार थे, जिन्होंने तमिल साहित्य में सुंदर रचनाओं का लेखन यहाँ पर किया है। तो वह किस प्रकार से महान साहित्यकार बने, किस प्रकार से क्रांतिकारक बने, इन सभी की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसका नाम है स्मृतियों के पन्नों से। स्मृति यानी यादें, उस यादों को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेखिका बताती है कि मैं अपने पिताजी की बहुत ही लाडली बेटी थी। मुझे पिताजी कन्नो प्यारी नाम से पुकारा करते थे। पहले तो हम दो बहनें थी, लेकिन बड़ी बहन जो हमेशा अपने बुआ जी के पास रहती थी, जिसके कारण मैं ही अपने पिताजी के साथ हमेशा रहा करती थी, जिसके कारण मैंने पिताजी को गौर से देखा है और साथ ही उनके काव्य को जाना है। लेखिका बताती है कि मेरे पिताजी एक अच्छे कवि थे, साथ ही साथ बड़े देशभक्त थे और क्रांतिकारी थे। इसलिए वो हमेशा पांडिचेरी में जाकर रहा करते थे, क्योंकि उस काल में भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था और उस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा कोई क्रांतिकारक तैयार रहते थे। और पांडिचेरी यह जगह क्रांतिकारकों का एक महत्वपूर्ण स्थल था। पिताजी हमेशा पांडिचेरी में जाकर रहा करते थे और उसी को वो अज्ञातवास कहा करते थे। साथ ही मेरे मामा जी बहुत ही अच्छे थे, साथ ही साथ वो क्रांतिकारक थे, इसलिए वो हमेशा मेरे पिताजी को मदद किया करते थे। जब पिताजी अज्ञातवास में रहा करते थे, तब अपनी माँ के साथ हम मामा जी के गांव जाते थे। मेरे मामा जी मेरे पिताजी की हमेशा मदद किया करते थे और वो भी बड़े देशभक्त थे। मेरे पिताजी लगभग 10 साल तक पांडिचेरी में रहे और उस 10 सालों में उन्हें बहुत ही कष्ट वहां पर झेलना पड़ा। कई लोग मेरे पिताजी को कहते थे कि सुब्रमण्य भारती बैरागी है, उनको परिवार का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी वैसे नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने देश प्रेम के कारण वो अपने देश कार्य में हमेशा लगा रहते थे, जिसके कारण वो अपने परिवार के प्रति लापरवाह है, ऐसा उनको कहा जाता था। लेकिन ये सरासर झूठ है। मेरे पिताजी क्रांतिकारक थे, देशभक्त थे, साथ ही वो अपने पारिवारिक भी कार्य पूरी तरह से निभाते थे। लेखिका बताती है मेरे पिताजी का जन्म जो है वो 11 दिसंबर 1882 में कि तमिलनाडु राज्य के येट्टीपुरम गांव में हुआ। 5 साल की आयु में ही उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन वो अपने नाना जी के पास रहते हैं, बाद में उनके दादाजी अपने साथ लेकर रहते हैं। मेरे दादाजी मेरे पिताजी को बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई के प्रति हमेशा वो जागरूक रहा करते थे। लेकिन मेरे पिताजी सुब्रमण्य भारती कविता लिखने में अधिक रुचि रखते थे, जिसके कारण उनको स्कूल की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। कम उम्र में ही वो अच्छी कविताओं का लेखन किया करते थे। 90वें साल में तो उन्होंने सुंदर कविताएं का लेखन किया। साथ ही साथ 11वें साल में उनको भारती ये नाम की उपाधि कई सारे कवियों ने मिलकर उनको दी थी, जिसके कारण उनको सुब्रमण्य भारती ऐसा कहा जाता था। गांव की शिक्षा पूरी होने के बाद मेरे पिताजी तिरुनेलवेली चले गए, कि जहां पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले उस स्कूल में वो एक तमिल अध्यापक रहा, कहा कि क्या आप कवि कालमेघ हैं? आप कालमेघ होकर बरसते क्यों नहीं, ऐसा उनको कहा गया। लेकिन उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि आप पंडित जी होकर इतना नहीं जानते कि काला मेघ क्या करता है कि अपनी मर्जी से बरसता है, बल्कि पंडितों की आज्ञा पर नहीं। यानी इस प्रकार से मेरे पिताजी जो है वो निर्भीक थे, निडर थे, किसी से न डरने वाला उनका स्वभाव था। उनकी शादी जो है चल्लम्मा के साथ हो जाते हैं 1887 में उनकी चल्लम्मा के साथ शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद 5 साल के बाद ही मेरे दादाजी की मृत्यु हो जाती है।
कि उनकी शादी जो है वो कम उम्र में होने के कारण उनकी पत्नी जो है वो मायके में रहा करती थी और वो अपने दादाजी के साथ रहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद अब वो कहाँ रहे, ऐसी जब समस्या पैदा हो गई तब उनकी बुआ जो है उनको अपने साथ लेकर काशी चली गई। काशी जाने के बाद मेरे पिताजी ने वहां पर जाकर संस्कृत का और हिंदी का अध्ययन किया और साथ ही हिंदी में अच्छी कविताओं का लेखन भी वहां पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। साथ ही जो काशी की जो पारिवारिक रीति रिवाज जो है उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, देखो अपनाना शुरू कर दिया कि जैसे वहां पर उन्होंने पगड़ी बांधना हो और साथ ही साथ अपने माथे पर तिलक लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रखना भी वहां पर शुरू कर दिया कि जो उन्होंने अंत तक उन्होंने कभी निकाली नहीं, जिसके कारण उनको घर में काफी हलचल हो गई। सारे उनको ऊपर गुस्सा करने लगे, लेकिन अंत तक उन्होंने किसी प्रकार से अपना पगड़ी बांधना और साथ ही मूछें रखना छोड़ा नहीं। उसी दरमियान की काशी में एट्टीपुरम के जमींदार वहां पर दर्शन के लिए आए थे और उसी समय क्या होता है कि सुब्रमण्यम भारती और जमींदार की मुलाकात हो जाती है। जमींदार उनको अपने साथ लेकर फिर से एट्टीपुरम आते हैं और जिसके कारण वो अपने निजी गांव में वापस चले आते हैं। वो राजा के दरबार में कवि के रूप में काम करते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है उस राजा के दरबार में कि जो विलासितापूर्ण ऐश्वर्य वाला जीवन था उसके प्रति वो विद्रोह कर उठते हैं और वो नौकरी वहां पर छोड़ देते हैं। बाद में वो मद्रास चले जाते हैं और मद्रास में जाकर स्वदेश मित्र में अपना लेखन कार्य शुरू कर देते हैं कि जिसके कारण कि अंग्रेज जो है वो आप उनको पकड़ने के लिए तैयार रही थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपना लेखन कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं का लेखन भी उन्होंने किया। साथ साथ कई सारे उन्होंने सुंदर लेखन जो है उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसके कारण वो क्रांतिकारकों का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे और वो क्रांतिकारकों को मार्गदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी दरमियान अरविंद घोष जो है वो पांडिचेरी चले आते हैं और पांडिचेरी में उनका स्वागत जो है मेरे पिताजी सुब्रमण्यम भारती करते हैं कि जिसके कारण अब सुब्रमण्यम भारती और साथ ही साथ अरविंद घोष मिलकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन अरविंद घोष जो है वो क्रांति का मार्ग छोड़कर योग मार्ग की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही वेदों का अध्ययन करते हैं। मेरे पिताजी भी कई वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों को अपने तमिल भाषा में रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं। मेरे पिताजी इस प्रकार के महान कवि थे कि जिन्होंने सुंदर कविताओं का लेखन किया। जब कभी कभार वो कविताएं लिखना शुरू कर देते थे तब क्या करते थे, घर में इधर उधर घूमना शुरू कर देते, चहलकदमी भी करते थे। तब मैं समझ जाती थी कि मेरे पिताजी कोई नई कविता का लेखन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसके कारण मैं उनको देखती रहती कि जब तक कोई नई कविता तैयार न होती तब तक मेरे पिताजी घर में इधर उधर चहलकदमी करते नजर आते थे। जब कोई अच्छी कविता तैयार हो जाती तब वो स्वस्थ रह जाते थे। जब तक कोई कविता तैयार नहीं होती तब उनको खाने पीने की भी सुध नहीं थी। पांडिचेरी के पास से एक आम का कुंज है, जिस आम के कुंज में जाकर मेरे पिताजी अच्छी कविताओं का लेखन करते थे। उस प्रकृति का आनंद लेते हुए नई कविताओं का लेखन करते थे। मेरे पिताजी ने उसी पांडिचेरी के आम के बीच बगीचे में बैठकर कि कोयल का गीत, ये सुंदर काव्य संग्रह भी उन्होंने वहां पर लिखा था। लेखिका बताती है मेरे पिताजी क्रांतिकारक थे। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी और कई सारे मित्रों की मंडली बैठी थी कि जिसमें मेरे पिताजी के मित्र वसुसु अय्यर ने कहा कि कब तक हम अंग्रेजों के इस बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, कि समय बदलने वाला है, कि आने वाले कुछ दिनों में हमें आजादी मिलने वाली है। इस प्रकार का विचार मेरे पिताजी रखते थे। मेरे पिताजी के ऊपर हमेशा समाज सुधार की धुन सवार थी, इसलिए समाज में सुधार लाना उनका महत्वपूर्ण कार्य था। स्त्रियों की शिक्षा के प्रति वो हमेशा जागरूक रहा करते थे, जिसके कारण मुझे और मेरी बहन को उन्होंने अच्छी खासी शिक्षा जो है या प्राप्त करने में मदद की थी। साथ ही साथ हमारे ऊपर उन्होंने अच्छे संस्कार भी यहाँ पर किए थे। मेरे पिताजी जब पांडिचेरी में रहा करते थे तब वो क्या करते थे, इस समाज सुधार का काम करते थे। इसलिए वो कि जो नीचे कही जाने वाली जाति जो है उनके साथ भी भोजन किया करते थे, जिसके कारण काफी हलचल यहाँ पर हो गई थी। लोगों ने उनके ऊपर कई सारे कई सारे प्रकार के ताने मारे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बल्कि अपना कार्य वो करते रहे।
लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी ने कि पांडिचेरी में रहते समय एक हरिजन युवक का भी उन्होंने उपनयन संस्कार करवाया था। उपनयन संस्कार यानी क्या कि जो स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चों के ऊपर संस्कार किया जाता है। तो ये संस्कार करने के कारण लोगों में एक क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पर सुब्रन भारतीयों को यहाँ पर जाना जाने लगा, एक समाज सुधारक के रूप में उनको यहाँ पर जाना जाने लगा। लेखिका बताती है कि मेरे पिताजी एक अच्छे कवि थे, लेखक थे, साथ ही साथ क्रांतिकारक थे कि जिन्होंने कि जो उन्होंने एक बार ठान लिया वो कभी तक उन्होंने अपनी बात जो है वो कभी तक छोड़ी नहीं थी। वो अंत तक उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधना रखा, साथ ही साथ अपने माथे पर तिलक लगाना रखा, साथ ही साथ उन्होंने अपनी मूछें जो है उसी प्रकार से तान कर रखने का काम किया कि जिसके कारण कि अंत तक लेखिका बताती है मेरे पिताजी का चेहरा जो है उसी प्रकार का रोबीला चेहरा जो है, साथ ही उत्साही चेहरा उनका अंत तक बना रहा। ये बात उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की है। तो इस प्रकार से लेखिका शकुंतला भारती ने अपने पिताजी के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। धन्यवाद।